Let's start the today's lecture of our chapter, the fundamental unit of life. So today we are going to study the rest of the cell organelles, which are mitochondria, plastids, vacuole. Then we will study what is cell division. Cell division क्या है, सेल क्यों डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं. ओके, so before moving further, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. So in the previous lecture we have seen some of the important cell organelles that we are going to revise now. They are, sorry, there is a glitch in reloading of the page. Yeah, it has been reloaded. Okay, so वी हैव स्टडीड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स. पहली बात तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं. जैसे अपनी बॉडी में ऑर्गन्स का फंक्शन होता है, वैसे ही सेल की बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन होता है. ओके, अपनी बॉडी में जैसे ऑर्गन्स काम करते हैं, वैसे ही सेल की बॉडी में भी सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं. तो पहला सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ स्केलेटन ऑफ द सेल. ओके, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन तैयार करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से सेल मेम्ब्रेन की अंदर तक. ओके, सो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में एक तरह का स्केलेटन प्रोवाइड करता है सेल को सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मजबूत ढांचा. ओके, सो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज रफ, अनदर वन इज स्मूथ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं, तो वो कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो छोटे छोटे दाने क्या है, राइबोसोम्स. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और आप लोगों को मैंने बताया था कि राइबोसोम क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स. उनमें प्रोटीन भरा हुआ होता है, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन भरा होता है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी तरह के कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते. ओके, ये एकदम चिकनी होती है, इसमें किसी तरह का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी होती है, इस वजह से ये चिकनी चीजें बनाती है, यानी लिपिड बनाती है. लिपिड बोले तो फैट. ओके, चिकनाई. तो यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बना रही थी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड बना रही थी, साथ में मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं. ओके, यही लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, दिस लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, and this process of the formation of cell membrane by proteins and lipids synthesized by rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is called membrane biogenesis. जो सेल मेम्ब्रेन बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्रीशन से, यानी प्रोटीन और लिपिड से, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ओके, some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. Okay, thus one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल भी प्रोवाइड करता है, यानी एक मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटीन को यहाँ से वहाँ भेजने का. ठीक है, या फिर सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है सेल के अंदर से, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो मीडियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटकर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. सेल में ये न्यूक्लियस है बीच में, और न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो जब ये डायग्राम क्लियर होगा थोड़ी देर में, तो अपन और इसको डिटेल में देखेंगे. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल. हालांकि दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है. ओके, सो
ये क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे। सो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो पूरा स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का प्रेजेंट है, वो छोटे छोटे वेसाइकल्स और इस फॉर्म में, तो वो पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के किनारे किनारे पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नीचे की तरफ आपको दिखेगी, वहां पर आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी दाने प्रेजेंट नहीं है, जबकि लेफ्ट और राइट वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें छोटे छोटे येलो कलर के दाने प्रेजेंट है। तो वो जो राइट और लेफ्ट वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि जो लोअर ईस्ट में जो बोलेंगे साउथ ईस्ट में जो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट कर बन जाते हैं गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन या लिपिड बनाए थे उनको पैक करके भेजने का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। ओके, ये कहाँ भेजता है, सेल के अंदर जहां पर भी जरूरत होती है वहां पर ये गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन और लिपिड्स को भेजता है। अब गोल्जी अपैरेटस में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ एंजाइम्स इसमें भर जाते हैं और ये बन जाते हैं लाइजोसोम। ठीक है, तो लाइजोसोम कैसे बनता है, गोल्जी अपैरेटस के मॉडिफिकेशन से लाइजोसोम बनता है। लाइजोसोम में लगभग 60 टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये किसी भी चीज़ को मार सकते हैं। ओके, ऐसे एसिड भरे होते हैं इसमें, ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, सो हमने इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में कल पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको, ये तो प्लांट सेल है, एनिमल सेल में क्लियरली दिखाता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ओके, हम इसको जूम करके देखेंगे। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे अपने शहर का पावर हाउस क्या करता है, पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आप देख पा रहे हैं, नीचे भी, राइट में भी, ऊपर भी ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर अभी क्लियर होगा, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर उस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं सिस्टर्ने। ओके, क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। ओके, तो ये जो सिस्टर्ने और क्रिस्टेई बोलते हैं, बेसिकली क्रिस्टेई बोलते हैं इसको, जो अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। ये जो आउटर में पिंक अंदर रेड कलर जो है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी ऑफ द सेल पाया जाता है। बैटरी ऑफ द सेल क्या होती है, बैटरी ऑफ द सेल इज नोन एज एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एटीपी। ओके, सो एटीपी क्या करता है कि एटीपी एक बैटरी की तरह एक्ट करता है, और वो जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी भरा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी जब टूटता है तो एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी सेल को चलाने में हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर एटीपी पाए जाते हैं जिनको बैटरी बोलते हैं। ओके, सेल की बैटरी। ओके, अब कोई पूछे तो ये मत बोल दीजिएगा सेल की बैटरी होती है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है।
So mitochondria are known as powerhouse of the cell. Mitochondria have two membrane coverings, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These fold increase the surface area for ATP generating chemical reaction. अब ATP generating chemical reactions क्या होती हैं? Suppose गेटवे रेस्पिरेशन हो गया, ओके, एटीपी को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो गया, तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ पर होती है? इनर सरफेस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली सरफेस में. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से? एटीपी के फॉर्म में. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी को क्या बोलते हैं? बैटरी या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. जो बॉडी है वो एनर्जी यूज़ करती है एटीपी की, क्या बनाने के लिए? केमिकल कंपाउंड, नए नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, जो कि मैकेनिकल वर्क करने में यूज़ होती है वो एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ओके. इसीलिए ये इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. Therefore, mitochondria are able to make their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ओके. तो ये कुछ स्पेशलिटी थी माइटोकॉन्ड्रिया की. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कलर देने का काम करते हैं सेल को. सपोज आपने देखा होगा कि प्लांट में अलग अलग कलर के फूल होते हैं, येलो होता है, ब्रिंजल, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं. तो ये फ्लावर कहाँ से आते हैं? इनको कलर कहाँ से मिलता है? इनको कलर मिलता है प्लास्टिड से. सेल के अंदर प्लास्टिड ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करता है. अब प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक कलर वाला प्लास्टिड, एक वाइट प्लास्टिड या फिर कलरलेस प्लास्टिड. तो जो कलर वाला प्लास्टिड है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ओके. एंड द वाइट प्लास्टिड और द कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट और कलरलेस, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ओके. सो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल. मेनली क्या होता है कि क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है उसमें भी एक कैटेगरी होती है ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड. तो ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसी की मदद से होती है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, ओके. सो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ओके. तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड जो है वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ओके. तो क्लोरोप्लास्ट also contains various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये वाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं. ये मेनली तीन काम करते हैं: स्टार्च को स्टोर करना, ठीक है, ऑयल को स्टोर करना और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करना. तो जो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं उन ल्यूकोप्लास्ट का नाम होता है एमाइलोप्लास्ट, ओके. जो ऑयल को स्टोर करते हैं ऐसे प्लास्टिड्स का नाम होता है एलियोप्लास्ट, और जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, ओके. सो दीज थ्री आर द ल्यूकोप्लास्ट plastids. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membranous layer embedded in a material called stroma. बहुत सारी layers होती हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. तो उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो कि फोल्ड कर करके कुछ स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है. अब उस स्ट्रोमा में वो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग के कारण जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बोलते हैं ग्रैनम, ओके. अब ग्रैनम जो है वो सिक्के की तरह होते हैं. जैसे आप बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रख दो तो वो पूरे स्ट्रक्चर को, वो पूरे सिक्कों के बंडल को, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है ग्रैनम का. और हर एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाकॉइड, ओके. सो थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन चलती हैं
या ग्रैना में लाइट रिएक्शन चलती हैं, वेयर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होता है, अगर आप 11th में बायो लोगे तो। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स हो गए। अब लास्ट सेल ऑर्गेनल है अपना वैक्यूल्स। वैक्यूल को बोलते हैं स्टमक ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जितना भी खाने पीने वाला मटेरियल होता है वो कहाँ भरा होता है, वैक्यूल्स में भरा होता है। ओके, प्लांट सेल में वैक्यूल इतने बड़े होते हैं कि लगभग 90% तक का एरिया कवर कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में वाटर स्टोर करने के लिए अलग से ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल को वाटर कहाँ स्टोर करना पड़ता है, वैक्यूल्स में, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि कितने बड़े होते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल। ये देखिए, ये जो येलो कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा वैक्यूल है। तो इतना बड़ा एरिया वैक्यूल कवर करता है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल को वाटर स्टोर करना रहता है। ओके, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है, वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल के पास बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है लगभग 50 to 90% जो है वो सेल वॉल्यूम का कवर करता है, इतना बड़ा होता है। ओके, इन प्लांट सेल अब जो वैक्यूल होते हैं उनकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, सो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल और सेल सैप, फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप से पूरा प्लांट सेल में वैक्यूल भरे होते हैं, ठीक है। सेल सैप मतलब सेल का जो लिक्विड होता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब टर्जिडिटी मैं आपको बता चुका हूँ, रिजिडिटी भी बता चुका हूँ। टर्जिडिटी का मतलब होता है जब प्लांट सेल पूरी तरह पानी से भर जाता है तो वो फूल जाता है, तो वो टर्जिड हो जाता है। ओके, मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज सारे कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड अमाइनो एसिड। वो कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो वैक्यूल में स्टोर होते हैं, अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती हैं वैक्यूल्स में। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। और शुगर से मिलकर बनता है ग्लूकोज, ठीक है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा एक ही सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो फूड वैक्यूल होता है वो काम करता है किसका, स्टमक का, और वहीं पर सारा फूड आइटम भरा हुआ होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर भर गया है बॉडी में, या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है बॉडी में, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी वैक्यूल करते हैं। ईच सेल दस रिक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। हर सेल के पास कैपेसिटी होती है उसकी काम करने की। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। ईच सेल दस acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। हर सेल जो है उसके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ चीज़ें तो कंपल्सरली पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि पाए ही जाएंगे। वैक्यूल हो गया। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अपन ने पढ़ लिया था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड क्यों करता है? सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत हो, यानी हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी जब बढ़ती है, ग्रो करती है, तो वो ग्रो करती ही तब है जब सेल डिवाइड करते हैं। तो सेल डिवीजन तब होगा जब बॉडी ग्रोथ की ज़रूरत होगी बॉडी को।
या फिर नए सेल बनाने होंगे। ओके, कहीं सेल अगर खराब हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं तो नए सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर रिप्लेस करना है तो बेसिकली ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यूज या सेल्स के लिए सेल डिवीजन होता है। ओके, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। अब गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स बेसिकली सेक्स सेल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। जैसे मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है ओवम। ओके, सो जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं तो ये बना लेते हैं जाइगोट, और जाइगोट से बनता है बेबी। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जब नए सेल बनते हैं पुराने सेल के डिवाइड होने से तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिविजन्स, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होता है वो अपनी बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स में माइटोसिस होता है। सारे सेल्स किस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं? माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। ओके, जबकि जो अपने बॉडी में कुछ एक्सेप्शनल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम जर्म सेल्स या गैमीट्स। जो स्पर्म्स या ओवम्स की बात कर रहा था मैं, तो स्पर्म और ओवम मियोसिस से डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो गैमीट्स होते हैं उनमें डिवीजन होता है मियोसिस से, और जो गैमीट्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन होता है माइटोसिस से। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ग्रोथ के लिए बेसिकली अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? माइटोसिस। जबकि इसमें क्या होता है माइटोसिस में? इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल। एक मदर सेल होता है माइटोसिस में, ये डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ। तो मदर सेल क्या होता है? डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये बड़ी सी मदर सेल है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, 2 रेड और 2 ब्लू। ओके, तो ये मदर सेल जब डिवाइड की तो 2 डॉटर सेल बन गए। ठीक है, तो एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बने? 2। जबकि मियोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं लास्ट में? 4। तो ये डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस में। ठीक है, तो मियोसिस अपने सिर्फ जर्मिनल सेल्स में होता है। जर्मिनल सेल्स का मतलब होता है स्पर्म और ओवम यानी गैमीट्स में होता है, गैमीट बनाने के लिए होता है बेसिकली मियोसिस। और जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स यानी अपनी बॉडी के सारे सेल्स में होता है। सोमैटिक मतलब होता है अपनी बॉडी के सारे सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। किसमें? माइटोसिस में। माइटोसिस में आप देख रहे होंगे कि मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 4 क्रोमोसोम है, 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। डॉटर सेल में भी कितने हैं? 2 ब्लू हैं, 2 रेड हैं। ओके, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन है। मदर सेल में 2 जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, लेकिन यहाँ पर जो डॉटर सेल में है वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बाद में वापस से डिप्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लॉयड हैप्लॉयड मैं बाद में समझाऊंगा आपको, बट बस ये जान लीजिए कि माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, 4 क्रोमोसोम यहाँ पर भी है और डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम है। लेकिन मियोसिस में मदर सेल में 4 क्रोमोसोम तो हैं लेकिन डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ, जिसमें मियोसिस में। ठीक है, सो स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अपने, जो कि डिवाइड करते हैं क्या बनाने के लिए? गैमीट्स। किस प्रोसेस से डिवाइड करेंगे गैमीट बनाने के लिए? मियोसिस प्रोसेस से। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। अब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है यानी जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो उस फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग बनता है यानी संतानें होती हैं। ओके, दे डिवाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। तो ये जो क्या बोलते हैं गैमीट्स हैं, ये किस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं? मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन, जिसमें 2 डिवीजन होते हैं। आप देख रहे होंगे मियोसिस में पहले मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाया, फिर दोनों डॉटर सेल जो है फर्दर डिवाइड होकर 4 जो है
वो और ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाए, ठीक है। तो एक मदर सेल से लास्ट में टोटल कितने डॉटर सेल बने, 4। उसी तरह आप देख पा रहे होंगे माइटोसिस में एक मदर सेल से सिर्फ कितने डॉटर सेल बन रहे थे, 2, ठीक है। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. ओके, 2 कहाँ बन रहे थे, माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, डॉटर सेल कितने बनते हैं, 4। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द दैट ऑफ मदर सेल्स। ओके, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। सो गाइज प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए 10th के लिए। दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अपनी टेक्स्ट बुक की जितनी ज़्यादा रीडिंग लगा सकते हैं, जितने बार इस मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर को उतने बार देखिए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।